हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है, क्लास 10 का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर को समझेंगे। वैसे तो हम इस चैप्टर को एक वीडियो और बनी थी जिसमें हम समझ चुके हैं, ये इसका सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो का, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। हम इसमें जहाँ तक हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, उसके आगे का आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैंने पहली वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का कुछ पार्ट समझाया था, और फिर एक और वीडियो बनाई थी जिसमें क्या बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, वो भी सिखाया है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। चलिए, आज हम करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया था कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। आज हम ये सीखेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली में होती हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसमें से पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप 3 टाइप होते हैं: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन। फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, एक साथ अगर कहना चाहें तो ये कुछ टाइप की केमिकल रिएक्शन है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड्स एक साथ मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। मतलब जहाँ पे आपको पता है केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक में लिखते हैं हम रिएक्टेंट और एक में लिखते हैं प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट में तो चाहे जितने भी रिएक्टेंट हो, 2 एलिमेंट्स हो या फिर 2 कंपाउंड हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रोडक्ट में जो बन के आता है वो एक सिंगल कंपाउंड बन के आता है, सिर्फ एक सिंगल चीज़। यानी कि आपके जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सारे एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाना। तो देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, ये बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे हो गया 2, बैलेंस कर रखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और दोनों एक साथ कंबाइन होके क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक अकेला कंपाउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम। क्विक लाइम पे वाटर का रिएक्शन, यानी कि क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्विक लाइम आप कहते हैं CaO, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विक लाइम कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। तो क्विक लाइम पे को आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आप इसे स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड कंबाइन हो गए और एक नया कंपाउंड इन्होंने बनाया, एक सिंगल कंपाउंड बनाया, सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होती है। चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल समझाती हूँ। एक और एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन क्विक लाइम। मतलब क्विक लाइम है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 कंपाउंड्स थे, दोनों ने रिएक्ट किया और एक नया कंपाउंड बना। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, ये नोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। NCERT में भी ये नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट में क्या लिखा है कि दीवारों पे स्लेक्ड लाइम को अप्लाई किया जाता है।
when it combines with carbon dioxide of the air to form a thin shining layer of calcium carbonate within 2-3 days। देखो, जब पहले स्टार्टिंग से समझो क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी रिलीज़ होती है। यहाँ पे आप जब उस बीकर को छुएंगे तो वो बीकर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, यानी कि हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज़ होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता देती हूँ। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो हमेशा प्रोडक्ट में लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे लिखी गई है, प्रोडक्ट के साथ हीट को लिखा गया है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए, इसी CaOH2 का जो दीवार पे सफ़ेदी की जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही सफ़ेदी की जाती है दीवारों पे। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सफ़ेदी कर दी जाती है और उसके 2-3 दिन बाद आगे की प्रोग्रेस होती है। तो 2-3 दिन में क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे सफ़ेदी की जाती है दीवारों पे, वो हमारे एटमॉस्फेयर या फिर एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है, और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है और वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में उड़ जाता है, वाटर गायब हो जाता है, वाटर रिलीज़ हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की थिन शाइनिंग लेयर बन जाती है 2 से 3 दिनों में। तो आपको इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। और कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्मूला होता है चॉक का भी, लाइमस्टोन का भी, सबका फॉर्मूला। एग की शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी होती है, ठीक है। चलिए, ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये कॉम्बिनेशन की जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट्स या फिर 2 कंपाउंड्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड में। मतलब यहाँ पे उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और वहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड हमें मिलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे आप हीट पे करते हो, ठीक है, हीट से होती है। यानी कि कोई सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है, उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जो हीट करने पे होती है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है लीड नाइट्रेट का, ये आपको दिख रहा है PbNO3 का वोल्ट वाइज लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, डेल्टा मतलब हीट, तो आपका लीड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। तो मतलब कि अगर आपको किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना है तो आप उसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और वो डिकम्पोज होता है। ऐसे में ऐसा होता है वाटर के केस में, अगर आपको वाटर को डिकम्पोज करना होता है तो आप उसे करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, वो भी एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ है, इसका सॉल्यूशन है, ये एरो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये डिकम्पोज होता है जब हम इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये
सोडियम और क्लोरीन में डिकम्पोज होता है। ये क्लोरीन के साइड में मैंने ये एरो ऐसे बनाया था। देखिए, अगर आपको ये ऊपर वाले एरो का मतलब है कि रिएक्शन के टाइम पे गैस निकली है। जब भी रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट में जो भी गैस बाहर निकलती है तो उस पर ये एरो लगाते हैं, ठीक है। और ये डाउनवर्ड वाला एरो लगाया जाता है किसी रिएक्शन में कोई प्रिसिपिटेट बनता है। अब ये प्रिसिपिटेट क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगी, बस आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो डाउनवर्ड वाला एरो होता है वो लगाते हैं हम, कोई प्रिसिपिटेट बनता है उसके साथ। और अपवर्ड वाला एरो होता है गैस के लिए कि हाँ ये गैस बन के निकली है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड टाइप होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है लाइट के कारण। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस को हम लाइट प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट हो जाए या कैसी भी लाइट प्रोवाइड करते हैं हम, तो वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का, एरो यहाँ पे होगा, सिल्वर क्लोराइड का। जब हम सिल्वर क्लोराइड को कुछ दिनों के लिए धूप में छोड़ देते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है क्योंकि अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है कि कोई मोर एक्टिव एलिमेंट, जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आप पहले समझिए। आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, ठीक है। हमेशा रिएक्टेंट में आपको यही मिलेगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और प्रोडक्ट में भी बनता है एक कंपाउंड और फिर लास्ट में एक एलिमेंट, ठीक है। फ़र्क दोनों में इतना होता है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट क्या करता है, इस कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को भगा के और ख़ुद अपनी जगह ले लेता है। यानी कि अगर ये एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो ये जो कंपाउंड में जो एलिमेंट है ना उसको वहाँ से भगा देगा और ख़ुद उसकी जगह आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाती हूँ मैं, आयरन और कॉपर सल्फेट का। अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, आपको मैं एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट सुनाती हूँ। जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नील को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ टाइम बाद तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अब ब्लू से लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वाइट लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, बिल्कुल लाइट ग्रीन, ठीक है। और आपकी आयरन नेल हो जाएगी रेडिश ब्राउन कलर की, रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आयरन नेल रेड ब्राउन कलर की इसलिए होगी क्योंकि कॉपर जो है वो सल्फेट को छोड़ के उस आयरन नेल पे डिपॉजिट हो गई है, उसकी वजह से ये चेंज आता है। और उस सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन, क्योंकि कॉपर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है। तो कुल मिला के होता ऐसा है कि आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। तो फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, बनता है आपका फेरस सल्फेट। यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को यहाँ से भगा देता है और ख़ुद सल्फेट के साथ ऐड हो जाता है और बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाती है, ठीक है। ऐसी एक एग्जांपल और है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब है कि इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिंक का जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद सल्फेट के साथ मिल जाता है और हाइड्रोजन को वहाँ से भगा देता है, ठीक है। अब
एक और है एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड, अब देखिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए एल्यूमिनियम आयरन को उसके कंपाउंड में से हटा देता है और खुद बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और जो हमारा फेरस यानी कि आयरन है वो लिक्विड के फॉर्म में निकल जाता है। लिक्विड मतलब मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ, ठीक है, मोल्टन स्टेट में बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसका स्टेट यहाँ पे लिक्विड लिखा गया है। ओके, आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आई होगी। हमारे पास 2 रिएक्शन और रह गई, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम इन रिएक्शंस को अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।